हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स लाइट चैप्टर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखेंगे। पहले हम समझेंगे लाइट के नेचर और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन देखेंगे और डेविएशन एंगल पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे हम। ठीक है, पहले हम समझते हैं लाइट के बारे में। लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम सन को देख पाते हैं क्योंकि सन से लाइट जो हमारी आंखों में आती है और रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन वगैरह होता है, तो हमको समझ में आता है कि सन वहां पर है। ठीक है ना, बुक को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं से लाइट आकर बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर जाते हैं। ठीक है ना, फिर इमेज फॉर्मेशन रेटिना वगैरह पे होता है। ठीक है ना, तो बुक को वहां से देख पाते हैं। तो हमको समझ में आ रहा है लाइट के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है ना, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आवर आई यूज टू सी। ठीक है ना, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट लाइट एमिट करते हैं। ठीक है ना, और कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख पा रहे हैं तो डायरेक्ट वहां से लाइट आ रही होगी या रिफ्लेक्ट करके आ रही होगी। ठीक है ना, उसके कारण ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वही यहां लिख रहे हैं, लाइट इमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट और लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट व्हेन रिसीव बाय आवर आईज इट मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है ना, डायरेक्ट लाइट आ रही हो ऑब्जेक्ट से या रिफ्लेक्ट करके लाइट आ रही हो, वहीं से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये हमको समझ में आ गया है। लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक रहेगा लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक रहेगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जिनकी खुद की लाइट हो। ठीक है ना, जैसे सन के पास लाइट खुद की है, स्टार के पास लाइट खुद की है, बल्ब, टॉर्च बल्ब, ठीक है ना, कैंडल या फिर फायर वर्क कहीं पर हो रहा है, तो इनके पास खुद की लाइट होती है, लाइट एमिट कर रहे होते हैं और इसी लाइट की वजह से हम इनको देख पाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट सच एज सन, स्टार, ग्लोइंग बल्ब, कैंडल, फायर। ठीक है ना, ये हम समझ रहे हैं। पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो हमको कैसे दिख रहा है? वहां पर रिफ्लेक्शन चल रहा है। जैसे यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, फैन हमको दिख रहा है, तो विंडो से लाइट आ रही है और उस लाइट के कारण हम इस फैन को देख पा रहे हैं। या फिर बल्ब से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर हम देख पा रहे हैं। यहां पर बुक रखी है, वो भी रिफ्लेक्शन के कारण ही ये देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रूम में है, उसको हम रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पा रहे हैं। ठीक है ना, एक्सेप्ट जैसे ये बल्ब है, बल्ब तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो नॉन लुमिनस हैं। ठीक है ना, अपना मून भी नॉन लुमिनस है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और डायमंड नॉन नॉन लुमिनस है, डायमंड भी रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उसी रिफ्लेक्शन के कारण ये साइन करते हैं। ठीक है ना, यहां लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ बट रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट फॉल ऑन देम आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको बोल देंगे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे मून, बुक, टेबल, फैन, ये सब जो है, डायमंड, ये सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अब ये देखना, हाउ वी सी कलर्ड ऑब्जेक्ट। हम कलर्ड ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट पहले ही हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद का कलर होता है, मीन्स उनके पास, जैसे कोई रेड कलर की बल्ब है, तो रेड कलर के फोटॉन्स भेज रहे हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो हमको वो रेड दिखाई देंगे। ब्लू कलर की बल्ब है तो ब्लू दिखाई देंगे। ये तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, मान लो कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जैसे ये मार्कर है, ये ग्रीन हमको दिख रहा है, तो ये हमें ग्रीन कैसे दिख रहा है? तो यहां पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, ये मार्कर सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है ना, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, ग्रीन लाइट ये रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इस वजह से ये मार्कर हमको ग्रीन दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अगर मान लो कोई कलर दिख रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो पर्टिकुलर लाइट वो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, इस वजह से वो कलर दिख रहा है हमें। ठीक है ना, मान लो कोई रेड कलर दिख रहा है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, बाकी सभी कलर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हमें रेड दिखाई देगा। समझ रहे हैं?
अब जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड में यहां पर ये ब्लू लेटर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहां पर छोटे छोटे एलईडीज लगी होंगी, उन एलईडीज से लाइट निकल रही होगी। ये तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, एक तरह से ये लुमिनस, बोर्ड लुमिनस है, ये रिफ्लेक्शन वगैरह पर काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये लुमिनस है। ब्लू कलर यहां से ओरिजिनेट हो रहा होगा, वही हमको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और जैसे कोई ब्लैक कलर है, जैसे ये शर्ट है ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर क्या करते हैं, सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई ये ब्लैक दिखते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर व्हाइट है तो वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इस वजह से वो व्हाइट दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं। वैसे 10th क्लास के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, जो कि रे नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ये शो करते हैं लाइट। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें तो न्यूटन के टाइम पर न्यूटन ने बताया कि लाइट पार्टिकल से बने हुए हैं और लाइट का पार्टिकल नेचर है, और सबने मान लिया कि पार्टिकल नेचर है। उसके बाद साइंटिस्ट आए हाइगन्स। हाइगन्स ने बताया कि लाइट के वेव नेचर हैं, ठीक है ना, लाइट है वेव नेचर, लाइट वेव नेचर के हैं, ठीक है। और उन्होंने थ्योरेटिकली दिखा दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ, ठीक है ना, थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ करके दिखा दिया कि ये रहा प्रूफ, और लाइट का वेव नेचर है। तो सबने मान लिया वेव नेचर है। उसके कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट आए यंग्स। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया कि ये देखो लाइट वेव नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ फ्रिंजेस बनते हैं, वो हमारे काम का नहीं है, बस इतना समझ लो। यंग्स ने प्रूव करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंटली कि लाइट है वेव नेचर। तो वेल एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट के पास वेव नेचर है और लाइट वेव नेचर के ही है, ठीक है ना। उसके बाद आए हर्ट्ज साइंटिस्ट, ठीक है ना। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये दिखा दिया कि लाइट है पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने दिखा दिया कि लाइट है पार्टिकल नेचर। अब समस्या ये है कि यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में लाइट जो है वेव दिखता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पार्टिकल दिखता है। तो लाइट एक्चुअल नेचर क्या है। फिर इसके बाद आइंस्टीन आया। आइंस्टीन ने बताया कि दोनों सही हैं, लाइट हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों लाइट की प्रॉपर्टी है, दोनों लाइट के नेचर हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही प्रॉपर्टी शो होगी, ठीक है ना। या तो वेव नेचर में रहेगा लाइट, या तो ये पार्टिकल नेचर में रहेगा। मतलब अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना है जिससे दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ प्रूफ हो जाएं, ठीक है ना। एट अ मोमेंट, एट अ टाइम, इन एक्सपेरिमेंट, लाइट या तो पार्टिकल बिहेव करेगा या फिर वेव बिहेव करेगा। समझ रहे हैं ना। तो एट अ मोमेंट, एट अ टाइम एक ही ये बिहेव करेगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर पार्टिकल नेचर होगा, YDSC करेंगे वहां पर वेव नेचर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब हम एक एक करके इसको समझेंगे, ध्यान देखना। रे नेचर का पहले हम देखते हैं, रे नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर का मतलब है स्ट्रेट पाथ पर चलने का नेचर, ठीक है ना, एक ही पाथ पर चलते रहे, वो उसको बोलेंगे हम रे नेचर, ठीक है। तो रे नेचर मींस लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम का मतलब है सेम मीडियम रहे, कंटिन्यूअस सेम मीडियम रहे, मीडियम चेंज ना हो रहा हो, ठीक है ना। थ्रू आउट अगर मीडियम सेम है, आइडेंटिकल मीडियम है, तो वहां पर लाइट स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे, ठीक है ना, डेविएट वगैरह नहीं करेंगे। और पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे हमको समझ में आना चाहिए। जिस रे आपने मैथ्स में देखा होगा, यू रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में रे जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक रे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। आपने सुना होगा कार के हाई बीम, लो बीम, ठीक है ना, या फिर लेजर बीम आपने देखा होगा कहीं, ठीक है। तो जहां पर बंडल ऑफ रे रहेंगे, बहुत सारी रे रहेंगी, ठीक है ना, उसको बोल देंगे हम बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया, रे नेचर का मतलब है लाइट होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, और पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये तीन चीजें हमको समझ में आ गया है। शैडो फॉर्मेशन रे नेचर के कारण ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमारे पास एक लाइट बल्ब है, मान लेते हैं पॉइंट सोर्स की लाइट बल्ब है, और यहां पर एक हमारे पास ओपेक डिस्क है, अपारदर्शी डिस्क है, जिससे लाइट नहीं जा सकते हैं।
तो इनकी इमेज जो, इनकी शैडो जो बन रही होगी यहां पर वॉल पर, वो सर्कुलर होंगे। क्योंकि ये डिस्क भी सर्कुलर है तो यहां इमेज जो बनेगा वो भी सर्कुलर रहेगा। अगर ये ट्रायंगुलर होते तो यहां ट्रायंगल बन रहा होता, रेक्टेंगल होते तो यहां रेक्टेंगल बन रहा होता। जैसी ये ज्योमेट्री रहेगी ऑब्जेक्ट की, वैसे ही इमेज यहां पर बनने वाली है, शैडो बनने वाली है। हमको समझ में आ रहा है। तो इससे रे नेचर पता चल रहा है। ये तभी हो सकता है जब लाइट स्ट्रेट पाथ पर चले, ठीक है ना, अदरवाइज ये होता ही नहीं। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि रे नेचर, लाइट हैव रे नेचर, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं हम शैडो फॉर्मेशन इज ड्यू टू रे नेचर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक रे नेचर का और भी एग्जांपल समझ सकते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास एक मेटल प्लेट है या कोई भी ओपेक प्लेट है, ठीक है ना, अपारदर्शी कोई प्लेट है, उसमें एच हाइट पर यहां होल किया गया है, यहां पर एच हाइट पर एक होल किया गया है और यहां पर एक एच हाइट पर होल किया गया, और ये स्ट्रेट पाथ पर हैं। ये होल तीनों जो है एक ही पाथ में है, एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो यहां पर अगर हम एक बर्निंग कैंडल रखते हैं तो यहां से हम कैंडल की रोशनी देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट स्ट्रेट पाथ पर चले, ठीक है ना। तो यहां से भी ये प्रूफ हो रहा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रे नेचर। तो रे नेचर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए, एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, ठीक है ना। 9th क्लास में हमने देखा था कि रेक्टिलिनियर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब रहेगा कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमें देखना है वेव नेचर ऑफ लाइट। यहां लिखा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव भी आते हैं, माइक्रोवेव भी आते हैं, ठीक है ना, गामा रेडिएशन भी रहता है, ठीक है, एक्सरे वगैरह भी रहते हैं। लाइट भी वन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ठीक है ना। और ये नॉन मैकेनिकल हैं। जैसे हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है ना, गैस मीडियम चाहिए, या फिर लिक्विड में साउंड ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में साउंड ट्रेवल कर सकता है। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और नॉन मैकेनिकल भी इनको बोला जाता है, नॉन मैकेनिकल वर्ड भी यूज किया जाता है इनके लिए, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब जो है वेव नेचर से प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे फिनोमेना वेव नेचर से प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन हो जाते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट से, ठीक है। अगर लाइट वेव नेचर के हैं तो ये सारे जो है फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाते हैं। और वेवलेंथ देखा था हमने, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं साउंड का, जैसे 9th क्लास में देखा गया था। तो वैसे ही लाइट की भी वेवलेंथ होती है, और ये 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम है। ये 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर रहेंगे, ठीक है ना, ये भी हमको दिमाग में रखना है। और ये जो है रेड कलर के करेस्पॉन्डेंस वेवलेंथ है, और ये जो है वॉयलेट कलर के करेस्पॉन्डेंस वेवलेंथ है, ठीक है ना। वॉयलेट कलर या ब्लू कलर आप समझ सकते हैं 10th में, और ये रेड कलर के करेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और लाइट कब जो है वेव बिहेव करेंगे, कब जो है रे नेचर का बिहेव करेंगे, तो जब भी पार्टिकल साइज, जो इंटरेक्शन का पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा रहेगा, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रहेगा, तो वहां पर लाइट वेव नेचर में बिहेव करेंगे। और जब पार्टिकल साइज लार्ज रहेगा, जैसे विंडो हुआ, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर या मीटर ऑर्डर वगैरह के रहेंगे, तो वहां पर लाइट जो है रे नेचर का रहेगा। तो यहां लिखा जा रहा है लाइट बिहेव एज वेव व्हेन ऑब्जेक्ट साइज इज स्मॉल, जब ऑब्जेक्ट साइज बहुत सो छोटा रहे, या फिर कभी कभी बोला जाता है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर साइज रहेगा तो वहां पर लाइट कैसा बिहेव करेगा, वेव नेचर बिहेव करेगा, ठीक है ना। बेसिकली 0.1 mm या mm से छोटे जब भी रहेंगे ऑब्जेक्ट, वहां पर लाइट वेव नेचर जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। लाइट के वेव नेचर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट साइज इतना हुआ तो। और
हाइगेंस ने बताया था थ्योरेटिकली, हाइगेन गेव द वेव थ्योरी, और इसको जो है एक्सपेरिमेंटली वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट से यंग्स ने प्रूफ किया था, ठीक है ना। एंड यंग्स प्रूफ बाय वाईडीएससी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यंग साइंटिस्ट ने इसे प्रूफ किया था, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बताया था। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वहां से इनको पता चला कि लाइट पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। लाइट जो है फोटोन से मिलकर बने हुई है, पार्टिकल से मिलकर बने हुए, उन्हीं पार्टिकल्स को फोटोन बोला जाता है। तो लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगी, फोटोन रहेगी। जैसे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, ठीक है ना, वैसे ही समझ लो लाइट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, फोटोन रहेगा। तो यहां लिखा जा रहा है लाइट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है ना। लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोन। लाइट पैकेट के फॉर्म में है, इसका मतलब ये है। पार्टिकल नेचर का मतलब हुआ लाइट पैकेट्स के फॉर्म में है, ठीक है ना। लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाई पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चला कि लाइट की जो एनर्जी वो पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट अपनी एनर्जी रख रहे हैं। ये वेव नेचर और रे नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो प्लैंक को ये समझ में आया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है ना। लाइट हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। और प्लैंक ने यहां से बताया कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और इनके पास पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और लाइट कब पार्टिकल नेचर शो करते हैं, तो जब पार्टिकल साइज या ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटी रहे, जिससे इंटरेक्शन हो रहा है बहुत छोटे रहे, मीन्स इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ जब लाइट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, किसी एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पर लाइट पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है ना। लाइट बिहेव एज पार्टिकल व्हेन इंटरेक्ट विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड एटम, ठीक है ना। या मॉलिक्यूल वगैरह से जब लाइट इंटरेक्ट करते हैं तो वहां ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है ना। जब लार्ज ऑब्जेक्ट रहेंगे तो रे नेचर, और स्मॉल ऑब्जेक्ट रहेंगे वेव नेचर, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वहां पर पार्टिकल नेचर आता है, ठीक है ना। लेकिन अब समस्या है, प्लैंक के बाद यह समस्या आई कि लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है, ठीक है ना। कि पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो ये आइंस्टीन ने बताया कि लाइट के पास डुअल नेचर है, ठीक है ना। लाइट के पास डुअल नेचर है। एट अ टाइम ये पार्टिकल नेचर शो करेंगे या फिर वेव नेचर शो करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट, या किस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर वेव नेचर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पार्टिकल नेचर आ जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट करेंगे तो वहां पर जो है पार्टिकल नेचर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बिहेवियर लाइट का रहेगा, ठीक है ना। ये आइंस्टीन ने बताया, और आइंस्टीन ने बताया कि लाइट हैव डुअल नेचर। ये स्टेटमेंट आइंस्टीन का है, लाइट हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट साइज इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट साइज क्या है उस पर ये डिपेंड करेंगे, समझ रहे हैं। तो हम ये मोटा मोटा समझेंगे, लाइट के पास डुअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना है जिससे वेव और पार्टिकल एक साथ प्रूफ हो जाए। या तो वो पार्टिकल रहेंगे या तो वेव रहेंगे, ठीक है ना, फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वैसे 10th क्लास में मेनली तो हमारे लिए रे नेचर ऑफ लाइट ही है, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन वगैरह पढ़ना है, वो रे नेचर से एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है ना, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये बेसिकली 3 लाख किलोमीटर होता है, तो 3 × 10⁵ 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मीडियम में भी ट्रेवल करते हैं। मीडियम में जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करते हैं थोड़ी स्पीड इनकी घट जाती है, लेकिन वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा इनके पास।
अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक गैस वाटर, ठीक है ना, ग्लास एंड फाइबर, हमें आइडिया है। ट्रांसपेरेंट वाटर से भी जा सकता है, ग्लास से भी जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर से भी लाइट जाते हैं। जितने भी इंटरनेट वगैरह चल रहे हैं वो सब ऑप्टिकल फाइबर पर चलते हैं, ठीक है ना, और इसमें लाइट ट्रेवल कर जाते हैं। सिग्नल्स जो है, जो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। जिनसे लाइट पास नहीं कर पाती है उसको बोलते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अ मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल कॉल्ड ओपेक, सच एज वुड, मेटल, सॉइल, ये सब ओपेक हैं, हमको समझ में आ रहा है। एक टर्म होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट, ऐसे मटेरियल जिसमें लाइट ट्रेवल तो करे, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहेगी, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी, उतने अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल, ऑयल वगैरह, ये सब जो है, वैक्स, ये सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल में रखे जाएंगे। ट्रांसलूसेंट आर मीडियम इन विच इंटेंसिटी डिक्रीजेज रैपिडली बट लाइट कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे ऑयल, वैक्स, ये सब जो है ट्रांसलूसेंट में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे अगर हम बात करें, एक बॉल को हम थ्रो करें किसी सरफेस पर या किसी वॉल पर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, बाउंस बैक होते हैं, ठीक है ना। तो इसी बाउंसिंग बैक को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो लाइट भी रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। तो वही यहां लिख रहे हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर हम कोई मिरर ले लें और लेजर बीम या सिंपल कोई लाइट हम इस पर इंसिडेंस कराएं, तो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जाएंगी, बाउंस बैक करके, ठीक है ना, वापस आएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी रिफ्लेक्शन, इसी बाउंसिंग बैक प्रोसेस को बोल रहे हैं हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो रे फॉल कर रही है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंस रे, और इस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। जो बाउंस बैक करके रे जा रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, और ये एंगल होता है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख लो और ये डायग्राम बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। इंसिडेंट रे की डेफिनेशन भी लिख लेना, रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस हुई है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल ऑन मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी हमको समझ में आना चाहिए। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रहेंगी, जो बाउंस बैक करके आए हैं उसी लाइट रे को बोल देंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाई मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू द मिरर, जो भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे बनाएंगे उसी को हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो द नॉर्मल इज लाइन राइट एंगल टू मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, जो 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे, वही क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, राइट एंगल जो बनाएंगे, ठीक है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने अभी देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, ठीक है ना। तो वही यहां लिख रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाई इंसिडेंस रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, यहां तक भी कंप्लीट है, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल मेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड भी हमको समझ में आया था कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलिए पॉज करके आप इसको भी लिख लेना, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो कौन कौन से लॉज ओबे होते हैं, ठीक है ना, वो देख रहे हैं हम। तो पहला ये है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे और एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में भी लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहला यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करेंगे एक ही पॉइंट पर और सेम प्लेन में भी लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सेकेंड लॉ अगर हम बात करें तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, हम बोल सकते हैं ये मैथमेटिकली लिख लिया हमने, ठीक है ना। और वही यहां लिखा गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए ये दो पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट लिखना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा, और हो सके तो ये भी लिख लेना है, ठीक है ना। और ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं हम। ध्यान से देखना, यहां पर ये जो लाइन है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों सेम ही प्लेन में रहेंगे, ध्यान रखना सेम प्लेन में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस के लिए करेक्ट रहेंगे, ठीक है ना, वैलिड रहेंगे सभी सरफेस के लिए, ठीक है। वो चाहे कर्व्ड सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ही रहेगा। जैसे मान लो ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है ना, एक कर्व्ड मिरर है, ठीक है, आगे देखेंगे इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये कर्व्ड मिरर है, यहां पर लाइट इंसिडेंट हुए, तो यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें और इंसिडेंट रे मान लो नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी सब प्लेन सरफेस है या कर्व्ड सरफेस है, कैसा भी सरफेस है, वहां पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो कर्व्ड मिरर हो, प्लेन हो, इरेगुलर सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, सभी के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, ठीक है ना। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कलर भी है, मींस यहां पर रेड कलर भेजेंगे 30 डिग्री पर तो 30 डिग्री पर जाएंगे, वॉयलेट कलर भेजेंगे तो वो भी 30 डिग्री पर जाएंगे, ठीक है ना। रेड कलर, वॉयलेट कलर या कोई भी ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी कलर भेजेंगे हम, तो इंसिडेंस एंगल अगर सभी का सेम है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सभी का सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो वही यहां लिख रहे हैं, सेम फॉर ऑल कलर एंड मीडियम, वाटर के अंदर भी ये सेम रहेंगे। जैसे मान लो यहां पर एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा गया है, ठीक है ना, और हमने मिरर रख दिया यहां पर नीचे पानी के अंदर। अब यहां पर लाइट भेज रहे हैं हम, तो वाटर के अंदर भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, ठीक है ना। अभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, ठीक है ना। वाटर के अंदर भी और एयर में भी या किसी भी मीडियम में रहेंगे, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, कि जब लाइट ये रिफ्लेक्ट होंगे, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होंगे तो अपने पाथ से कितना डेविएट कर गए, ठीक है ना, अपने पाथ। अगर मान लो यहां मिरर ना होता तो ये इस पाथ पर जा रहे होते, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ पर जा रहे होते, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करते हैं ये, ठीक है। और चूंकि ये मिरर आ गया तो लाइट यहां पर चले गए, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। ये डेविएशन एंगल है, ठीक है। अगर मान लो इंसिडेंस एंगल आई है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होंगे, आर भी 30 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, 2i लिख सकते हैं हम, डबल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा,
ये एंगल कितना है, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है 180, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180, और हमें निकालना है डेल, तो डेल कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 180 में से 2i माइनस कर दो, तो डेल की वैल्यू मिल जाएगा 180 माइनस 2i, ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी याद कर रहे हैं, इसको 12th में भी यूज करते रहेंगे, ये डेविएशन एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन इन फॉलोइंग। इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक मिरर है और एक रे जो है इंसिडेंस कराया गया है 30 डिग्री, ये एंगल है। वैसे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको अभी ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसको 12th में देखेंगे एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो ये 30 डिग्री एंगल है और ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 90 में 30 माइनस कर देंगे, इंसिडेंस एंगल मिल गया 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना, इंसिडेंस मिल गया। अब बात आई डेविएशन एंगल, कि डेविएशन एंगल कितना होगा, डेल कितना होगा। डेविएशन एंगल को डेल से लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल होता है 180 माइनस 2i, ठीक है ना। तो डेल की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 180 माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा हमें कितना 120 और 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। दूसरा तरीका, अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, अभी 10th है आपका, वैसे 12th में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल 120 हो गया, और ये एंगल 180 है, ये एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 120 कर देंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, और ये जो 30 डिग्री है इसी को ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, जो सरफेस के साथ रे बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। चलिए ये देखना, यहां पर भी हमें इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल निकालना है, डेल। तो अगर एक लाइन यहां से ड्रॉ करें, ये रहा नॉर्मल, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना है 140, तो 140 में से अगर 90 माइनस कर देंगे तो इंसिडेंस एंगल कितना मिल जाएगा 140 माइनस 90, 50 डिग्री मिल जाएगा इंसिडेंस एंगल, ठीक है ना। और डेविएशन एंगल कितना आ जाएगा, ध्यान देखना, डेविएशन एंगल 180 माइनस 2i, ठीक है ना। तो 180 माइनस 2 इंटू 50, ये हो जाएगा कितना 80 डिग्री, समझ रहे हैं ना। दूसरा जो है तरीका, हम यहां से भी देख सकते हैं कि ये लाइट यहां से जाएंगे, ये एंगल पता चल गया हमें कितना है, ये 50, ये एंगल हमें पता चल गया कितना है 50, तो ये हो जाएगा 100, और हमें ये एंगल निकालना है, यही डेविएशन एंगल है, ठीक है ना। तो डेविएशन एंगल कितना मिल जाएगा 180 माइनस 100, ठीक है ना, 80 डिग्री मिल जाएगा डेविएशन एंगल। चलिए अच्छा, इसमें यह भी बताना होता है, कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा अगर ऑप्शनल है, ठीक है ना, कि ये डेविएशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान से देखना, ये डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के अपोजिट है ये, ठीक है ना। घड़ी जो है क्लॉकवाइज इधर चलते हैं, ठीक है ना, 12 1 2 3 4 यूं चलते हैं घड़ी, ये घड़ी के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है ना, क्लॉक के अपोजिट चल रहे हैं। तो इसको कभी कभी बोल देते हैं 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये देखना है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। फाइंड डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इन फॉलोइंग। तो यहां पर जो पहला डेविएशन हुआ, ध्यान से देखना, जो पहला डेविएशन हुआ ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे डेल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 50 इज 100 डिग्री, ये 80 डिग्री,
ठीक है ना। ये 50 है तो ये कितना होगा 50। अब ध्यान से देखना केयरफुल होकर, ये एंगल 50 है तो ये एंगल कितना होगा 40 होगा, और ये अगर 40 हुआ तो ये एंगल कितना होगा 50 होगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना ये, इन दोनों का सम जो है 90 रहेगा। और ये रहा नॉर्मल, और ये एंगल 90 है, तो 90 में 50 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 40। तो डेल टू कितना आ गया, ध्यान देखना डेल टू, तो 180 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू, अगर केयरफुल होकर देखें तो यहां पर मिल जाएगा हमें कितना 100 डिग्री। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जो ये डेल वन है ये है एंटी क्लॉकवाइज, और ये डेल टू है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल टोटल जो रहेगा डेल वन प्लस डेल टू रहेगा, और ऐड कर देंगे बस सिंपली 80 प्लस 100, 180 मिल जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। फाइंड पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते चलना। रिफ्लेक्टेड रे बिकम हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल रे ये हो सकते हैं, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि लाइट रे ये आ रहे हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चले जाएं, तब भी तो हॉरिजॉन्टल है। समझ रहे हैं। तो दो इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच का एंगल ध्यान से देखना कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, तो 180 माइनस 40 140। इनके बाइसेक्टर ध्यान देखना, इनका बाइसेक्टर, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के बाइसेक्टर क्या होते हैं, नॉर्मल। ठीक है ना। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होता है, मिरर। नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होता है, मिरर। तो मिरर जो है नॉर्मल के परपेंडिकुलर रहे, इससे एक लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, तो ये मिरर रहेंगे। एक्चुअल में ये यहां से होके जाएगा। ठीक है ना, ये मिरर है, ध्यान देखना कैसे बना रहे हैं। ये एंगल हमें पता चल गया है 140, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना, हाफ ऑफ 140, तो ये एंगल हो जाएगा 70। और ये अगर 70 हो गया और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 20। तो मिरर को कहां लगाएंगे, 20 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, 20 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। वैसे ये डायग्राम थोड़ा सा इसमें एरर हुआ है बनाने में, ये 20 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इसके मिड से होके जाएंगे। ठीक है ना, इसके मिड से होके जाएंगे, ये रहेगा आंसर। ठीक है, एक मिनट, ये है 90 और ये है 20। ठीक है ना, और मिरर हम यहां लगाएंगे और लाइट रे आएंगे और चले जाएंगे हॉरिजेंटल होकर। ठीक है। अब देखना ध्यान से, दूसरा जो इसका सोल्यूशन है, इंसिडेंस रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो नॉर्मल इनके बीच में रहेगा कहीं बाइसेक्टर पर, ये रहे नॉर्मल। तो अगर ये रहे नॉर्मल तो ये एंगल कितना रहेगा, ध्यान देखना, ये एंगल कितना रहेगा 40 डिवाइडेड बाई 2 20। और ये एंगल जहां पर भी है, ठीक है ना, ये नॉर्मल जहां पर भी है, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर मिरर लगा देंगे हम। समझ रहे हैं। और ये अगर 20 है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70। समझ रहे हैं ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 70। तो हम बोलेंगे मिरर का जो ओरिएंटेशन है हॉरिजेंटल से 70 डिग्री पर रहेगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर नहीं भी समझ में आए तो इसको स्किप भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसको हम 12th क्लास में फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये वही है। अब हमें देखना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के रहेंगे, एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पैरेलल बीम अगर भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिमेन पैरेलल।
पैरेलल बीम आ रहे हैं, पैरेलल जाएंगे, ठीक है ना। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पैरेलल बीम भेजेंगे और डिफ्यूज कर जाएंगे। डिफ्यूज मतलब कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, ठीक है ना। जैसे अगर ध्यान से देखें, हम एक मिरर लेते हैं, मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है ना, जो घर में होता है प्लेन मिरर जिसमें फेस देखते हैं हम, वही मिरर ले लें और एक टॉर्च जलाएं हम, ठीक है ना। अंधेरा कमरा है, एक मिरर लिया और टॉर्च जब जलाएंगे तो देखेंगे एक स्पॉट मिलेगा बस हमें, ठीक है ना। लाइट रिफ्लेक्ट होके एक स्पॉट पर लाइट जा रही होगी। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, एक कॉपी लेते हैं अपना, पेपर जो है नॉर्मल पेपर ले लेते हैं, ठीक है ना, बुक अपनी ओपन करते हैं और बुक पर टॉर्च जब जलाएंगे, तो जब बुक पर टॉर्च जलाएंगे देखेंगे हम पूरे कमरे में रोशनी रहेगी, ठीक है ना, हर जगह रोशनी मिलेगी हमें देखने को, समझ रहे हैं ना। जब हमने मिरर पर बीम ऑफ लाइट भेजा तो एक स्पॉट बन रहा था, लेकिन जब प्लेन पेपर पर जब हमने भेजा तो वहां पर हर एक जगह पर लाइट फैल जाएगी, क्योंकि जो प्लेन पेपर है हमको दिख रहा है प्लेन, लेकिन उसमें बहुत सारे रफनेस हैं, ठीक है ना। तो उन रफनेस के कारण इररेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल, जैसे पैरेलल आ रहे हैं ये पैरेलल जाएंगे, स्मूथ सरफेस कॉजेज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जैसा कि मिरर, मिरर जो है परफेक्ट स्मूथ रहते हैं और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कराएंगे, ठीक है ना। इररेगुलर में क्या होगा, इररेगुलर में पैरेलल बीम तो आएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे ये, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे नॉर्मल, यहां का सरफेस का नॉर्मल ये है तो इधर चले गई ये, ठीक है ना। जब सरफेस इररेगुलर होगा, जब सरफेस इररेगुलर होगा, इररेगुलरिटीज होंगी सरफेस में, तो अलग अलग पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉइंट पर इंसिडेंस एंगल अलग अलग होंगे, और अगर इंसिडेंस एंगल अलग अलग हुए तो डेविएशन एंगल भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। इस वजह से ये सभी किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन चाहे रेगुलर हो या इररेगुलर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया यहां पर, ठीक है ना। इस रे के लिए, इस रे के लिए नॉर्मल ये है, ठीक है ना। यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, और जैसे ये पिंक वाली रे आ रही है इसके लिए नॉर्मल ये वर्टिकल जैसे हैं, तो यहां पर भी फॉलो हो रहा है। तो सभी का नॉर्मल अलग अलग है, तो रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इररेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज इसलिए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफ्यूज कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉट गोज पैरेलल, पहला पॉइंट ये रहेगा डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो। रफ सरफेस कॉजेज इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जैसे वॉल, ये अपनी जो घर की वॉल है ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है ना। फॉर इमेज फॉर्मेशन, ध्यान रखना इमेज फॉर्मेशन किससे होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन से होगा, ठीक है ना। जैसे मिरर में हम इमेज देख सकते हैं लेकिन वॉल में इमेज नहीं देख सकते, क्योंकि वॉल वॉल जो है इररेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज कर रहे हैं। फॉर इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन शुड बी रेगुलर, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में ओबे हो रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ओबे हो रहे हैं, इररेगुलर में भी ओबे हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, यहां से हम यहां से भी मार्कर को देख सकते हैं, यहां से भी मार्कर को देख सकते हैं, आप वहां हो वहां से भी मार्कर को देख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पर्सन रहेंगे मार्कर को देख सकते हैं। तो मार्कर से हर एक डायरेक्शन में इन रेज निकल रही हैं, यहां से रेज निकल रही हैं, तो हमारी आईज पर जो रेज जा रही है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंस रे। ये इंसिडेंस रे आई, ये इंसिडेंस रे आ रहे हैं, ये इंसिडेंस रे आ रहे हैं, तो हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इंसिडेंस रे जहां पर मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंसिडेंस रे जहां पर मीट कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट वहां पर होगा, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पर, तो वहां से इंसिडेंस रे बहुत सारी निकल रही होंगी, जहां पर ये इंसिडेंस रे मीट करेंगे, कट करेंगे, उसी को बोल देंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट दो टाइप के रहेंगे, एक बोलते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट जैसे ये है, यहां पर एक्चुअल में मार्कर है, ठीक है ना, हम यहां से देख पा रहे हैं, कोई यहां रहेगा वो भी देख पाएगा। तो डाइवर्जिंग इंसिडेंस रहेंगे उसको बोलते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रियल
ऑब्जेक्ट है ये, और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी लिख लो, ठीक है ना, केवल वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिख लो अभी। अच्छा, यहां रियल ऑब्जेक्ट लिखा गया है, अभी केवल लिख लो कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से रहेंगे, जहां पर कन्वर्जिंग इंसिडेंस रे आ रहे होंगे उसको बोलेंगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको आगे देखेंगे हम, ठीक है ना, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम देखेंगे, अभी केवल लिख लो आप। तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। और रियल ऑब्जेक्ट कौन से रहेंगे, जिसमें डाइवर्जिंग इंसिडेंस रहेंगे। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से रहेंगे, जिसमें कन्वर्जिंग इंसिडेंस रहेंगे, ठीक है ना। कन्वर्जिंग इंसिडेंस को बोल देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वीओ से कभी कभी लिखेंगे इसको। और रियल ऑब्जेक्ट जो है डाइवर्जिंग रहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट आरओ से लिखेंगे हम, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे इमेज। हम इमेज में जब भी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, जहां पर भी मीट करते हैं, जहां पर कट करते हैं उसको बोलते हैं हम, दैट इज इमेज। तो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे जहां पर भी मीट करेंगे उसको बोलेंगे हम इमेज। तो यहां लिख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे को बोल देंगे हम इमेज। अब बात है, दो टाइप की इमेज होंगी, एक में कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड होंगे, एक में डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड होंगे। तो जब कन्वर्जिंग होंगे इसको बोलते हैं हम रियल इमेज, डाइवर्जिंग होंगे इनको बोल देंगे हम वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इनको बोलेंगे हम रियल इमेज, इनको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, ध्यान समझना, रियल इमेज जहां पर बन रहे हैं, रियल इमेज अगर हमें देखना है तो वहां पर एक स्क्रीन लगा दो, कोई पर्दा लगा दो, कोई स्क्रीन लगा दो, कोई व्हाइट पेपर लगा दो, ठीक है ना, व्हाइट क्लॉथ लगा दो, वहां पर जो है रियल इमेज बन जाएगी। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। अच्छा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान समझना, एक कोई प्लेन मिरर है जो अपने घर पर रहता है, प्लेन मिरर वैसा ही मिरर है, ठीक है ना। तो जब हम अपना फेस देखते हैं तो बैक साइड हमारी इमेज बनती है, मिरर के बैक साइड इमेज बनती है, दिखता है हमें कि इमेज बन रही बैक साइड। लेकिन अगर हम बैक साइड जाकर देखें वहां पर कुछ रहता है नहीं, ठीक है ना, केवल वर्चुअल इमेज है, वहां पर कोई इमेज नहीं बन रही एक्चुअल में, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तो वर्चुअल इमेज जहां पर भी बनेगा वहां पर एक्चुअल में कोई इमेज नहीं बनेगी। स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन पर ला ही नहीं सकते वर्चुअल इमेज को, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज को हम डायरेक्ट देख सकते हैं और रियल इमेज को हम नहीं देख पाते हैं। रियल इमेज देखने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, स्क्रीन रहेगी उस पर हम देख पाएंगे। जैसे मूवी थिएटर में जब हम जाते हैं, ठीक है ना, तो मूवी वगैरह में प्रोजेक्टर से, ठीक है ना, हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्टर से एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिस पर जो है इमेज बनाया जाता है, तो वहां पर रियल इमेज बनाया जाता है और हम वो रियल इमेज देखते हैं जो स्क्रीन पर बनती है, ठीक है ना। अगर हम वहां खुद चले जाएं जहां पर वो इमेज बन रही है, वॉल है वहां पर, स्क्रीन जहां पर है, वहां से अगर हम मूवी देखने की कोशिश करें हमको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, वर्चुअल इमेज हम देख सकते हैं, ठीक है ना, आई हमारी वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। और कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड को बोलेंगे हम रियल इमेज, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड को बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्योंकि वहां पर कोई इमेज है ही नहीं तो स्क्रीन पर बनेगा ही नहीं वो। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन बाई डायरेक्ट आइज, वर्चुअल इमेज डायरेक्ट आइज से देख सकते हैं हम, ठीक है ना। जो घर में जो हम प्लेन मिरर में फेस देखते हैं जब अपना, ठीक है ना, तो वो बेसिकली वर्चुअल इमेज ही होता है, ठीक है ना, मिरर के पीछे कोई इमेज है नहीं, जाकर आप स्क्रीन लगाओ वहां पर कुछ बनेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। और रियल इमेज नीडेड स्क्रीन टू सी, ठीक है ना, रियल इमेज नीडेड स्क्रीन टू सी। जैसे अगर हम बात करें कैमरा वगैरह के जो लेंस होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। जो भी सेंसर होंगे वहां पर वो रियल इमेज बनाते हैं और वो सेंसर सेंस करता है उसके बाद, ठीक है ना। हमारी आईज जो है रेटिना पर रियल इमेज बनाती हैं, हमारी आईज जो है, आई लेंस जो है रेटिना पर रियल इमेज बनाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, फिल पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
हमें बताना है कौन से इसमें ऑब्जेक्ट हैं, कौन सी इमेज है। तो ध्यान से देखना, ये लाइट इंसिडेंस है, ये लाइट इंसिडेंट रे है क्योंकि ये आ रहे हैं मिरर पर, और ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टेड है, आफ्टर रिफ्लेक्शन है ये लाइट रिफ्लेक्टेड रे है। तो जहां पर इंसिडेंस रे कट करेंगे उसको बोल देंगे हम ऑब्जेक्ट, और ये डाइवर्जिंग है तो ये हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, देखो डाइवर्ज कर रहे हैं, कहीं मीट नहीं कर रहे हैं आगे, लेकिन पीछे देखें, अगर हम पीछे एक्सटेंड कराएं तो यहां पर मीट करते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो ये रहेगा इमेज, क्योंकि आर जहां पर कट करेंगे उसको बोलेंगे हम इमेज, और ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। यहां पर एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है, एक्चुअल कट नहीं कर रहे हैं, पीछे जब एक्सटेंड कर रहे हैं तब जाकर कट मार्क मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो डाइवर्जिंग रहेंगे जब रिफ्लेक्टेड, डाइवर्जिंग रहेंगे जब रिफ्लेक्टेड, तो क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये रियल ऑब्जेक्ट है। डाइवर्जिंग इंसिडेंस रहेंगे तो रियल ऑब्जेक्ट, और डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रहेंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलिए अब ये देखना, तो यहां पर ये है इंसिडेंस, ये है इंसिडेंस, ठीक है ना। और इंसिडेंस रे यहां पर मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये है रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दिख रहे हैं हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज। अब बात आई रियल है कि वर्चुअल, तो कन्वर्जिंग इंसिडेंस जब रहते हैं तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है। यहां पर एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइट तो इधर से आ रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है फिर, ठीक है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। और यहां पर एक्चुअल कट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल कट हो रहा है, तो ये कौन से होंगे, रियल इमेज, ठीक है ना, रियल इमेज। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ग्लास शीट से बने होते हैं, प्लेन ग्लास से बने होंगे, और उनके एक साइड सिल्वर पॉलिश किया जाएगा और उसको जो है कलर से कोट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये ग्लास शीट है और ये व्हाइट कलर जो है सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर जो है कलर कोटिंग रेड कलर से कलर कोटिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। और कॉस्टली मिरर होते हैं तो उसमें ब्लैक कलर की भी कोटिंग की जाती है, ठीक है। कलर कोटिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है। कलर कोटिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां से सिल्वर स्क्रैच आउट ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे अगर हमने प्लेन मिरर लिया और एक तरफ सिल्वर पॉलिश किया तो वो भी मिरर का काम करेगा, लेकिन टाइम के साथ वो थिन सिल्वर पॉलिश जो है वो स्क्रैच आउट हो जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहां पर कलर कोटिंग किया जाता है ताकि सिल्वर सरफेस जो है सिल्वर पॉलिश स्क्रैच आउट ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा रहा है प्लेन मिरर इज फॉर्म बाय सिल्वर पॉलिशिंग ऑफ थिन ग्लास प्लेट फॉलोड बाय कलर कोटिंग। थिन ग्लास प्लेट को सिल्वर पॉलिश करेंगे और कलर कोटिंग कर देंगे, बन जाएगा प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब बात है यहां पर रिफ्लेक्शन कहां होगा, जब यहां से लाइट आएंगे तो टॉप सरफेस से केवल 0.5% ही लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट सिल्वर सरफेस, सिल्वर से जो है अप्रोक्सीमेटली 99% रिफ्लेक्शन होगा और 0.5% वगैरह एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ये वैसे नंबर याद नहीं रखना है, बस इतना दिमाग में होना चाहिए कि ग्लास से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ सिल्वर से ही, ठीक है ना। हम सिल्वर को भी केवल यूज कर सकते थे, लेकिन सिल्वर को कहां पर रखेंगे, समस्या ये थी, ठीक है ना। तो ग्लास पर एडहेयर कर दिया गया, पॉलिश करके ग्लास पर चिपका दिया गया है एक तरह से, ठीक है ना, और फिर कलर कोटिंग कर दिया हमने। लेकिन ध्यान रखना रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, सिल्वर सरफेस से ही हो रहा है, ग्लास से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ग्लास से तो बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट सिल्वर सरफेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कलर कोटिंग टू प्रोटेक्ट द सिल्वर फ्रॉम स्क्रैचिंग आउट, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे 10 क्लास में ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे कि 99% है कि 0.5% है, बस जीके के लिए हम देख रहे हैं अभी थोड़ा बहुत। और यहां लिखा जा रहा है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट सिल्वर सरफेस, ये भी हमको समझ में आ गया। अच्छा यहां पर एक टर्म लिखा गया है
इमेज फॉर्म बाय सेकेंड रिफ्लेक्शन इज मोर ब्राइटर देन फर्स्ट। तो ध्यान रखना, यहां से जो इमेज फॉर्म होगा ये केवल 0.5% लाइट से इमेज फॉर्म होगा, और जो सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है ये डेंसर होंगे, ठीक है ना, ये मोर ब्राइटर होंगे। ठीक है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा वही ब्राइट इमेज रहेगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज जो बनेगा वो डल रहेगा, क्योंकि 0.5% से ही बन रहा है वो। ठीक है ना, तो वही यहां लिखा गया है, इमेज फॉर्म बाय सेकेंड रिफ्लेक्शन इज मोर ब्राइटर देन फर्स्ट वन। ठीक है ना, और सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये हम समझ रहे हैं। दूसरे भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह भी यूज किए जाते हैं, उसके अलॉय वगैरह भी यूज किए जाते हैं, टॉप स्टील वगैरह भी यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में सिल्वर ही बेस्ट रिफ्लेक्टर रहते हैं। ठीक है ना, तो अदर प्लेन साइनी मेटल भी यूज किए जा सकते हैं, और जैसे ये एक स्टिल लेक दिख रहा है हमें, ठीक है ना, इसमें परफेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, इस समय हवा वगैरह मान लो नहीं चल रही है, इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, रिपल्स नहीं है, और ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, वाटर सरफेस। ठीक है ना, और ये भी रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं। यहां से एक सीधी लाइट गई, ठीक है ना, स्ट्रेट ले गए हम, मिरर से रिफ्लेक्ट करा के वापस ला दिए। एक दूसरी लाइट ले गए और यहां से चले गए। जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट हैं, इनको पीछे जब एक्सटेंड कराएंगे ना तो कहीं यहां मीट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टॉप सरफेस को देखें, टॉप पॉइंट को देखें, तो यहां से एक लाइट ले जाओ और रिफ्लेक्ट करा के जो है ये चले गए, और दूसरी लाइट रे यहां से ले जाओ और रिफ्लेक्ट करा दो। जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे हम, जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये यहां कहीं मीट करेंगे। ठीक है ना, और इनको जब ज्वाइन करेंगे तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि इमेज जो बन रही है वो सेम साइज के हैं, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कैसे पता चला हमें? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, तो फ्रंट में कहीं नहीं मिलेंगे, ये बैक साइड मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा, बैक साइड वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ये बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, तो यहां पर वर्चुअल इमेज बन रहा है, और इमेज जो है सीधी बन रही है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो वर्चुअल बन रहे हैं, इरेक्ट इमेज बन रहे हैं, सीधी इमेज बन रही है, सेम साइज के हैं, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज भी बन रही है, तो सेम साइज के भी हैं। ठीक है ना, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बन रही है। ठीक है ना, तो ये चार प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन ये चार तो दिमाग में होना ही चाहिए। तो पॉज करके ये पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर लिख लो, और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर ये लिख लेना। अब हम आगे चल रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ये है, ध्यान देखना, प्लेन मिरर जब रियल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना, जैसे वहां पर ऊपर वाले केस में रियल ऑब्जेक्ट था, तो इनकी वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर भी रियल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, डाइवर्जिंग इंसिडेंस है यहां से। ठीक है ना, तो ये लाइट गए यहां पर, ये लाइट गई यहां पर, ये लाइट गई यहां पर, ये लाइट गई यहां पर। ठीक है ना, सभी जो है इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं, और इनको पीछे जब एक्सटेंड कराएंगे हम, ठीक है, तो यहां कहीं इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर। ठीक है ना, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी एक प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। जैसे कहीं P लिखा गया है, ठीक है ना, तो इमेज में हमें कुछ यूं दिखाई देगा, क्यू जैसा दिखाई देगा। ठीक है ना, कोई एरो जो है, कोई एरो है,
और वो टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रहे हैं, तो इमेज में देखेंगे तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। इमेज में देखेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रहे होंगे, इक्वल साइज वगैरह उतना ही रहेगा, ठीक है ना। और ये टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। लेफ्ट का बेसिकली राइट बनेगा, राइट का लेफ्ट बनने लगता है, इसी को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इज इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट्स मिरर इमेज, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट और राइट जो है इंटरचेंज हो गया है इमेज में, ठीक है ना। मिरर जो इमेज बना रहा है उसमें, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। जैसे एम्बुलेंस जो है, ठीक है ना, इन्वर्ट करके लिखे जाते हैं ताकि जो इनके सामने वाली गाड़ी है उसके रियर व्यू मिरर में, ठीक है ना, उसके रियर व्यू मिरर में जब ड्राइवर देखें तो इनका इमेज सीधे बन जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एम्बुलेंस लिखा गया है, ठीक है, और जब मिरर में देखा जाएगा तो मिरर में ये सीधा दिखेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये क्यों हो रहा है? लेटरल इन्वर्जन के कारण हो रहा है, ठीक है। और एम्बुलेंस में इसीलिए ये रिवर्स करके लिखा जाता है क्योंकि फर्दर लेटरल इन्वर्जन होगा और वो सीधे दिखने लगेंगे हमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे अगर किसी क्लॉक में यहां पर 3 o'clock हो रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर नंबरिंग नहीं दिया गया 1 2 3, इसकी इमेज में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा 9 o'clock हो रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। इस वजह से यहां पर हमें बताना है कि इमेज में क्या टाइम हो रहा है। अगर क्लॉक में 4:30 जो है 4:40 हो रहा है, ठीक है ना, तो इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो वैसे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये अगर ध्यान से देखेंगे तभी दिखेगा। ये रेड वाले जो हैं, ठीक है ना, ये रेड वाले कहीं यहां पर रहेंगे, ठीक है, और ग्रीन वाले, जो ग्रीन वाली ये है मिनट हैंड, ये कहीं यहां रहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से है, हमको दिख रहा है। तो इसमें अगर हम टाइम देखेंगे तो 6 7, ठीक है ना, 20 हो रहा है ये, ठीक है। एक ट्रिक भी है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 में इनको माइनस कर दिया करो, ठीक है ना। 12 में अगर माइनस कर देंगे तो 1 आर इधर ले आएंगे, 60 60 माइनस 40 बिकम 20, और इधर 11 माइनस 4 बिकम 720। इस ट्रिक की मदद से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है लेकिन ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। ध्यान से देखना, यहां पर कन्वर्जिंग इंसिडेंस आ रहे हैं, कन्वर्जिंग इंसिडेंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा? तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर मीट करेंगे सभी, और एक्चुअल मीट कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर रियल इमेज बनेगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कन्वर्जिंग है। और अभी देखा था हमने कि कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज में क्या बनेगा? रियल इमेज, ठीक है ना। तो ये रियल इमेज रहेंगे। चलिए अब ये देखना, जैसे अगर हमारे पास एक लार्ज मिरर है और एक स्मॉल मिरर है, ठीक है ना, तो इमेज जो रहेगा इनका और इनका, दोनों का इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा साइज में, ठीक है ना, पोजीशन में और साइज में, ठीक है। जैसा ये इमेज बना रहे हैं वैसा ये इमेज बनाएंगे, बस एक ही डिफरेंस रहेगा कि ये ज्यादा इंटेंस इमेज बनेगी, ब्राइट ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहां पर इमेज फॉर्मेशन में लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंस रे, इससे बहुत ज्यादा इंसिडेंस रे निकल के आ रहे हैं और इस पर जो है पूरे सरफेस पर फॉल कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंस रे से ये इमेज बना है, तो ये मोर ब्राइटर रहेगा और ये लेस ब्राइटर रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रेज जो है आके इमेज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्राइटनेस में केवल डिफरेंस आएगा, साइज ऑफ इमेज अगर हम बात करें सेम रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बात करें सेम रहेगा, वो भी इरेक्ट हैं जैसे ये हैं, ठीक है ना। सब कुछ आइडेंटिकल रहेगा, केवल ब्राइटनेस में डिफरेंस आएगा बस। तो यहां लिखा जा रहा है
size and position of image is independent of mirror size, but large mirror form more brighter image because of large incidence ray। ठीक है ना, लार्ज इंसिडेंस रे हैं, ज्यादा इंसिडेंस रे हैं, इसलिए यहां पर मोर ब्राइटर बनेगा और यहां पर लेस ब्राइटर बनेगा। अदरवाइज पोजीशन और साइज की बात करेंगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहते हैं उतने ही डिस्टेंस पर इमेज रहते हैं। ठीक है ना, तो मिरर से अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस जो है सेम रहती है, तो हम बोल सकते हैं कि मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है ना, ये इस कंडीशन में भी करेक्ट है, और अगर मान लो मिरर यहीं तक है, हमारा मिरर यहीं तक है और ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, तो मिनिमम 2 रे से भी हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इमेज यहां बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, और मिरर को एक्सटेंड करना है, और मिरर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज लाइन का, मिरर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना, मिरर को एक्सटेंड करके हम इमेज बनाएंगे, मिरर को लार्ज कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मिरर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है ना, चलिए ये भी लिख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट एंड इमेज मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है ना, लाइन, प्लेन मिरर लाइन, ये जो प्लेन मिरर लाइन है, इस लाइन से ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, ये भी दिमाग में रखना है हमें। तो इसको लिख लो पहले, फिर ये डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम तो पहले भी बना चुके हैं हम, फिर से भी बना सकते हैं आप, और ये लिख लो। चलिए अब देखना ये क्वेश्चन, ये यहां पर हमें बताना है इमेज, ये प्लेन मिरर रखा गया है यूं, ठीक है ना, इधर फेसिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, और इमेज बताना है। तो ऑब्जेक्ट है 1,0 पर, और मिरर किस कोऑर्डिनेट पर है, 5,0 पर रखे गए हैं। ठीक है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इमेज हमको समझ में आ रहा है यहां कहीं बनेगा, और जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेंगे। तो ये 5,0 है, ये 1,0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9,0। समझ रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। अच्छा, अब यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां रहेगा, यहां कहीं रहेगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा। तो इनका ध्यान देखना, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और इनका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो 1 बिहाइंड द मिरर अगर हम बात करें तो ये 5 है, तो 1 बिहाइंड द मिरर मींस 6,3। वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, इस टाइप से हम इमेज बता देंगे, ये I1 है O1 का, ये I2 है। ठीक है ना, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो ध्यान से, ये देखो, मिरर यहां पर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, इसकी इमेज देखो, इसकी इमेज का क्या कोऑर्डिनेट रहेगा, ट्राई करो। तो इनका y कोऑर्डिनेट है 1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये 1 पीछे बनाएंगे, इनका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, सॉरी पहले हमें x कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट 2 है तो यहां x कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, और y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा 2, तो इनका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक और भी है, यहां पर है, ये एक्स एक्सिस पर ही है ये पॉइंट, ठीक है ना, और मिरर को हम एक्सटेंड करेंगे, और मिरर एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मिरर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जितना ये डिस्टेंस है, तो ध्यान से देखने, ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 जो है ऊपर और इमेज बना देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट y का 1 है, तो और ऊपर जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट -2,2। ठीक है ना, ये है
I1 और ये है I2। ठीक है, चलिए अब ये देखना ध्यान से, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमने रख लिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहले O1 का देख रहे हैं, इनका इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, देखो ध्यान से। तो यहां से यहां तक 5 डिस्टेंस है, तो ये 5 पीछे बनेंगे। ठीक है ना, तो 5 पीछे मीन्स 10, ये 5 और 5 मिलके बना देंगे 10। तो यहां पर मिल जाएगा 10,0, ये I1 है। अब बात आई I2, तो O2 का ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखना। तो ये है 5 - 2, 3। तो 3 बिहाइंड बनाना है इसके, इसके 3 बिहाइंड जब जाएंगे हम, तो ये मिल जाएगा हमें 8,0। ये हो गया I2। ठीक है ना। O3 का कोई मतलब नहीं इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि ये यही है। अगर इमेज बनाना भी होगा तो यही रहेगा, और हम बोल सकते हैं इमेज नहीं बनेगा इसका। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका इमेज कहां बनेगा, तो इनका इमेज कहीं यहां बनेगा। कितने डिस्टेंस फ्रंट में है ये, तो यहां से यहां 5 है, यहां से यहां 3, ये 2 है, 2 बिहाइंड। तो 5 से 2 बिहाइंड जाएंगे तो कितना पर चले जाएंगे हम, तो 7,3। बाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे टफ जो है, ये है यहां से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो यहां से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 5 ये है और -2 ये, मींस 5 + 2। डिस्टेंस से मतलब है हमें। ठीक है ना, 7 हो गया डिस्टेंस। तो यहां से 7 बैक साइड, यहां से 7 बैक साइड, तो 5 में 7 बैक साइड जब जाएंगे तो 5 + 7 12 आ जाएगा। 12, 12,3। समझ रहे हैं, ये मिल जाएगा हमें। अब हम आगे चल रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ इमेज ऑन शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, इमेज यहां रखी गई है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हमने 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया, तो गेस करो इमेज किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा, गेस करो आप। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो गया तो इमेज डिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है ना, तो अगर ये गए हैं राइट साइड तो ये किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, और 1 मीटर ही, ये 1 मीटर अगर डिस्प्लेस किए हैं तो ये 1 मीटर डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट गेट शिफ्टेड पैरेलल टू द मिरर, मान लो मिरर से पैरेलल 2 मीटर ये ऊपर चले जाते, 2 मीटर। ठीक है ना, तो इमेज भी 2 मीटर पैरेलल चले जाते। ठीक है, इमेज भी 2 मीटर पैरेलली शिफ्ट कर जाते। ठीक है ना, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। शिफ्टिंग ऑफ इमेज ऑन शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ मिरर। अब ध्यान देखना, यहां पर मिरर की पोजीशन चेंज करना है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना है, x है, और टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 2x है। मिरर को अगर हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा, इमेज वहीं के वहीं रहेंगे, कोई भी शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि मिरर चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, बात तो वही है। अब बात आई कि मिरर को हमने एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया। मान लो मिरर को यहां शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है ना, ये डिस्टेंस लेट्स 2 मीटर है। तो ध्यान से देखना, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से मिरर की डिस्टेंस कितना हो गया, x + 2। तो इमेज की भी डिस्टेंस कितना रहेगा, x + 2। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, x + 2। अब ध्यान सुनना, यहां न्यू इमेज आ गई I डैश, तो ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स्ड है और इमेज जो शिफ्ट कर गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 2x + 4 मीटर। पहले ये कितना था, 2x था,
पहले ये कितना था, 2x था, अब कितना हो गया, x प्लस टू, एक्स प्लस टू, 2x+4। तो शिफ्ट कितना किया है इमेज ने, कितना शिफ्ट किया है, इमेज कितना शिफ्ट हुई है अगर हमसे बोला जाए तो हम बोलेंगे इमेज जो है 4 मीटर शिफ्ट हुए हैं। इमेज कितना, 4 मीटर शिफ्ट हुए हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, इफ वी कीप एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड नाउ द प्लेन मिरर इज शिफ्टेड 3 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इनको हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया है इधर, ठीक है ना, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, 3 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। व्हाट विल बी शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज। पहले इमेज की पोजीशन क्या था, पहले इमेज की पोजीशन क्या था, 2x, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर थे, ये भी x डिस्टेंस पर थे और 2x था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस। अच्छा, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम x-3, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x-3। ऑब्जेक्ट और न्यू इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट बिकम 2x-6। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, यही 6 रहेगा। तो इमेज गेट शिफ्टेड बाई 6 मीटर, डबल द मिरर, 6 मीटर, ये मिरर 3 मीटर शिफ्ट किए हैं तो ये कितना शिफ्ट कर गए, 6 मीटर, ठीक है ना, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, 6 मीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, आंसर आ जाएगा 6 मीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब ये देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। वैसे तो ये टॉपिक 12th में ही देखेंगे, बहुत ही सिंपल हम देख रहे हैं अभी, बिल्कुल बेसिक देखा जा रहा है बस यहां पर। मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे एक सेकेंड में, तो इमेज भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर इज इक्वल टू सेम एज पॉजिटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर। ठीक है ना, एक ये रिलेशन हमको समझ में आ रहा है, पॉज करके इसको लिख लो, एक दूसरा रिलेशन देखेंगे तब हमको समझ में आएगा डिफरेंस। पहला केस है ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब दूसरे केस में ऑब्जेक्ट मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, तो यहां पर अगर हम 1 सेंटीमीटर इधर चलेंगे, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर, मान लो इधर चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल ये रहेगा, परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो हमको समझ में आ रहा है जो इमेज होगी वो इधर आएगी और 1 ही मीटर आएंगे ये, ठीक है ना। अगर ये 1 मीटर मिरर के पास आ रहे हैं तो ये भी 1 मीटर मिरर के पास आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर टू मिरर है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर। माइनस क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रहे हैं हमें जाते हुए, समझ रहे हैं ना, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि अगर ये 1 मीटर चलेंगे तो ये भी 1 मीटर चलेंगे, स्पीड सेम रहेगी, ठीक है ना, स्पीड सेम रहेगी, बस डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा प्लेन मिरर ही मेनली, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर वगैरह, और उसके न्यूमेरिकल वगैरह और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।